हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित। तो आज हम क्वालिटी के राजभाषा जो भाग 17 के अंतर्गत आता है और भाषा 8वीं अनुसूची में भी देखने को मिलता है। तो वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है, लेकिन मूल संविधान में अगर भाषा की बात की जाए तो 14 थी, यानी 8 भाषाएँ और जोड़ी गई, जिसमें सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये 8 भाषाएँ और जोड़ी गई, जिसमें विभिन्न संशोधन किए गए। यह बुक YCP की है। राजभाषा में इसमें केवल की पॉइंट ही दिया गया है। अगर आप इस की पॉइंट को पकड़ लेते हैं तो यहाँ पर पूरी बातें या पूरे चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर का नाम है राजभाषा। राजभाषा यानी कि राजकाज की भाषा। प्रशासनिक तौर पर जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते थे। प्राचीन समय में यह राजभाषा दरबारी भाषा कहलाती थी। राजभाषा भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख भाग 17 के अंतर्गत किया गया है। भाग 17 के अंतर्गत किया गया है। और यहाँ अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक राजभाषा का उपयोग किया गया है? 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का उपयोग किया गया है भाग 17 में, और 343 से लेकर 351। हालांकि भाषा का जिक्र अनुच्छेद 29, 30, 120 और 210 में भी मिलता है, जो आगे दिया गया है। भारतीय संविधान संघ की भाषा का प्रावधान किस अध्याय में किया गया है? तो भाग 17 में किया गया है, और इसके अंतर्गत अध्याय 1 में। संघ की राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो संघ की राजभाषा का उल्लेख 343 में मिलता है, और 343 का पहला जो है वो आगे देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान मिलता है कि संघ राजभाषा हिंदी लिपि और क्या होगी? देवनागरी। यानी राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी, और लिपि कैसी होगी? देवनागरी। ये 343 के पहले में मिलता है। और संघ की राजभाषा का उल्लेख किसमें किया गया है? 343 में, लेकिन इसकी लिपि देवनागरी किसमें बताई गई है? 343 के पहले में। आगे देखिए, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में रखा गया है? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा गया है। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित उपबंधों को कितने अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है? तो 4 अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे संघ यानी पूरे भारत की बात की जाएगी, प्रादेशिक भाषा प्रदेश से संबंधित, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय आदमी भाषा और विशेष निर्देश, ये 4 अध्यायों में 343 से लेकर 351 तक में इसे समाहित किया गया है। आगे देखिए, तो जब संविधान बना तब राजभाषा का उल्लेख नहीं था, तो उस समय जो संसद या न्यायालय था उसमें 15 वर्षों तक किस भाषा को स्वीकृति प्रदान किया गया? अंग्रेजी को। वही बात यहाँ पर आगे लिखी गई है कि किस अनुच्छेद के अंदर प्रावधान किया गया कि भारतीय संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्षों की अवधि तक संघ की सभी शासकीय कार्य अर्थात न्यायालय संबंधित प्रशासनिक कार्य अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। तो 343 2 में कहा गया है। अच्छा, संघ की राजभाषा का उल्लेख किसमें किया गया है? 343 पहले में। तो 343 के पहले में 343 उसका सब क्लॉक 1, इसमें यह बताया गया है कि राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी। और जबकि 343 2 में यह बताया गया है कि संविधान प्रारंभ मतलब आज़ादी के बाद लगभग 15 वर्षों तक अंग्रेजी को प्रशासनिक कार्य शासकीय कार्यों में स्वीकृति प्रदान की गई। आगे देखिए, 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के संबंध में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 344 में मिलता है। तो राजभाषा के संबंध में और आयोग और संसद की समिति के संबंध में ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? 344 में। अच्छा, भाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। अच्छा, 7 जून 1955 को गठित राजभाषा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 20 थी। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 20 थी। प्रथम राजकीय भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। 1957 में जिस संसदीय समिति द्वारा प्रथम राजकीय भाषा आयोग की रिपोर्ट का परीक्षण किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। 1957 में जिस संसदीय समिति द्वारा प्रथम राजकीय भाषा आयोग की रिपोर्ट का परीक्षण किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? पीपी गोविंद पंत, यानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत। रिपोर्ट का निरीक्षण इन्होंने ही किया था। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संसद की कार्यवाहियों की भाषा हिंदी या अंग्रेजी में हो? तो ये किसमें कहा गया है? 120 में। किसमें कहा गया है? 120 में, कि हिंदी या अंग्रेजी में कार्यवाहियाँ हो। राज्य विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 210। अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर संसद की बात की जा रही है, संसद ये केंद्र स्तर की बात है, तो यहाँ पर कितना है? 120 है। 120 है। और जब ये राज्य की बात की जाएगी तो सिर्फ 2 को आगे लाना है और 1 को पीछे, तो 210 हो जाएगा। तो ये राज्य विधानमंडल से संबंधित हो जाएगा, जबकि 120 किससे संबंधित है? संसद से। तो संसद से संबंधित 120 और इसे 2 आगे कर देंगे तो 210 हो जाएगा। एक इसे राज्य विधानमंडल से संबंधित भाषा हो जाएगी। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी के साथ अंग्रेजी भी संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए बराबर प्रयुक्त होगी? तो यह राजभाषा अधिनियम 1963 था। राजभाषा आयोग की सिफारिश की परीक्षा करने के लिए गठित संयुक्त संसदीय में लोकसभा तथा राज्यसभा से कितने सदस्य थे? तो लोकसभा से 20 सदस्य थे और राज्यसभा से 10 सदस्य थे।
30 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन, यानी 20 लोकसभा और राज्यसभा से 10, टोटल कितने 30 से प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? 344 के चौथे के अंतर्गत। राजभाषा आयोग के गठन किसके आदेश द्वारा किया जाता है? तो राजभाषा आयोग का गठन ये राष्ट्रपति के आदेशानुसार किया जाता है। हिंदी को संवैधानिक रूप कब से राजभाषा घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को। इसी दिन 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात की जाए तो वह हो जाता है 10 जनवरी। लेकिन अगर केवल हिंदी दिवस कहा जाए तो 14 सितंबर। ये बात याद रखना, एक कन्फ्यूजन क्रिएट क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? वही 14 सितंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की भाषा या फिर राजभाषा का उल्लेख मिलता है? 345 में। इसमें 345 में संघ और किसी राज्य के मध्य अथवा दो राज्यों के मध्य पत्रादि की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346। एक बात यहाँ पर ध्यान दें, अगर जैसे ये मान लीजिए भारत है, एक मिनट, ये मान लीजिए भारत है, ये मान लीजिए भारत है, इसके पड़ोसी देश हैं। तो अगर भारत के अंदर स्टेट से स्टेट में अगर बात की जाए कन्वेंशन की, तो वहाँ पर हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर यही देश किसी दूसरे देश से कन्वेंशन करता है किसी मुद्दे पर, तो वहाँ पर प्रयोग की जाने वाली भाषा इंग्लिश होती है। ये बात ध्यान दीजिए। यानी भारत के अंदर विचार विमर्श कन्वेंशन करने के लिए हिंदी भाषा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कन्वेंशन करने के लिए इंग्लिश भाषा का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, संघ और किसी राज्य के मध्य, दो राज्यों के मध्य संवाद के लिए 346 के अंतर्गत यह बात कही गई है। और राजभाषा का उल्लेख किसमें मिलता है? 345 में। राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? संबंधित राज्य का विधानमंडल। भाई राज्य की भाषा है, इसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा, संबंधित राज्य की विधानमंडल ही आएगी, न कि लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ को राजभाषा के बारे में राज्य के निश्चय में हस्तक्षेप करने की शक्ति देता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ को राजभाषा के बारे में राज्य का निश्चय में हस्तक्षेप करने की शक्ति देता है? तो 347। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में और अधिनियमों, विधायकों आदि के लिए भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? 348। इसमें सब अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है। किसको पूर्व अनुमति से हिंदी या उस राज्य की राजभाषा उच्च न्यायालय के निर्णय आदेश के लिए उपयोग किया जा सकेगा? तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्यपाल को उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या राज्य की राजभाषा का उपयोग प्राधिकृत करने की शक्ति देता है? तो 348 का 2। ये किससे संबंधित है? राज्यपाल से। ये की पॉइंट याद रखें, की पॉइंट। व्याधि निवारण के लिए भाषा का प्रयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 350। किससे? 350 से। मातृभाषा के रूप में ये इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक स्तर मातृभाषा की शिक्षण व्यवस्था प्रावधान, यानी प्राइमरी में सबसे पहले शिक्षा की जो मातृभाषा है उसे 350 का के अंतर्गत रखा गया है। 350 का अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी नियुक्ति प्रावधान किसमें किया गया? 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। और जबकि इस अधिकारी की बात किसमें की गई है? 350 का। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? 351। अनुच्छेद 351 के अंतर्गत यह बात कही गई है। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची से संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? 344 से पहला और अनुच्छेद 351 था। अच्छा, संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी हैं? 22। वही जोड़ी गई 8 भाषाएं, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये 8 भाषाएं। भारतीय संविधान के भाषा संबंधी विभाग, ये भाग 17 पहले ही बता दिया गया है। अनुच्छेद किससे आते हैं? 29, 30, 120, 210, ये भी बताया गया था। अच्छा, सिंधी भाषा को जोड़ा कब गया? 21वां संविधान संशोधन 1967। जबकि 3 भाषा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ये 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके बाद संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन 2003, उसमें 4 भाषाएं। इसे याद करने के लिए एक तरीके से याद कर सकते हैं, बोर्ड मास। बी से बोडो हो जाएगा, डी से डोंगरी हो जाएगा, एम से मैथिली हो जाएगा, एम ए से मैथिली, एस से संथाली। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये चार भाषाएं जोड़ी गई। तो 14 पहले थी, सिंधी एक 15 हो जाएगी और 15 3 18 हो जाएगी, 18 4 ये 22। याद करने के लिए बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आगे देखिए, शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा किसे प्राप्त है? संविधान सभा में राजभाषा से संबंधित भाग का प्रारूप तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो कौन सी समिति? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। लगे हाथ एक की पॉइंट और ध्यान दीजिए। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजभाषा से संबंधित प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 16 सदस्य थे। कितने सदस्य? 16 सदस्य। राजभाषा से संबंधित प्रारूप समिति को किस एक अन्य नाम से जाना जाता था? मुंशी आयंगर सूत्र के नाम से जाना जाता था। मूल अधिकारी उप समिति द्वारा तैयार प्रारूप में किस राजभाषा का स्थान मिला था? हिंदुस्तानी भाषा। इसमें मूल अधिकार उप समिति द्वारा तैयार प्रारूप में किस राजभाषा का स्थान मिला था? हिंदुस्तानी भाषा का।
हिंदुस्तानी में सम्मिलित भाषा कौन सी है? हिंदी और उर्दू, ये दोनों का मिश्रण ही हिंदुस्तानी है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22 भाषाएं। साहित्यिक परंपराओं का संरक्षण एवं संवर्धन करने के उद्देश्य से कुछ भारतीय भाषाओं को कब शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? 2004 में। वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तो 6 भाषाओं का। ये 6 के 6 भाषाएं याद कर लीजिए भैया। शास्त्रीय भाषाएं सबसे पहले तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। ये 2004 में, 2005, 2008, 2008, 2013 और 20 फरवरी 2014 को हो गया। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया था? 1953। ये घटना ऐसे थी कि जैसे क्षेत्र के आधार पर जब बांट दिया गया तो राज्य भाषा के आधार पर बंटना चाहते थे, तो आंध्र प्रदेश में एक पट्टू कर ऐसे कोई व्यक्ति था जो इसके लिए अनशन कर लिया कि उसे राजभाषा के आधार पर वर्गीकृत किया जाए, तो उनकी 56 दिन के भीतर मृत्यु हो गई, जिस कारण इसे राजभाषा के आधार पर बांटने के लिए मतलब एकदम से दृढ़ हो गए सभी लोग। तो सबसे पहले 1953 में ही आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर बांटा गया। इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस इसलिए नहीं मनाया जाता, ये 1949 में भाषाई आधार पर गठन हुआ था। 14 सितंबर 1949 को संविधान से पूरी तरफ से मतलब कि पारित कर दिया कि हाँ स्वीकृति मिल गई। इसलिए भारत के किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया? उत्तराखंड ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है, उत्तराखंड ने। अच्छा, ये दिया कब गया था? जनवरी 2010 में। भारत का दूसरा राज्य हिमाचल प्रदेश है जिसने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया। अच्छा, भाषा शास्त्रीय दृष्टि से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की है? तो बाहुई, ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। अच्छा, बाहुई भाषा किस प्रांत से संबंधित है? बलूचिस्तान से संबंधित है, बलूचिस्तान से। अब यहाँ पर राजभाषा चैप्टर खत्म होता है। इसमें एक दो बातें ऐसी हैं जैसे महात्मा गांधी ने यह बात कही थी कि जिस प्रकार एक बच्चे को वृद्धि के लिए माँ का दूध आवश्यक है, उसी प्रकार बच्चे को भाषा भी उसी प्रकार कार्य करता है, माँ के दूध के समान। तो ये कुछ स्टेटमेंट थे। फिलहाल इतने से ही प्रश्न बन जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।